हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इकाई 4 के बारे में। ठीक, इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि दिया है। तो यहाँ जो इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि है यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि जो इकाई है इसे हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका पहला सत्र है, पहला सेशन है। तो पहले सेशन में हम वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या अर्थ है इसका, इसका सामान्य जानकारी लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इकाई 5 को पूरा कंप्लीट करेंगे इस सत्र में। ठीक है, इस सत्र में नहीं, एक इसके बाद जो सत्र आएंगे धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस सत्र में हम सामान्य जानकारी लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि की तरफ, इकाई 4 की तरफ। ठीक है, तो पहला सत्र है, आज पहला क्लास है, तो हम सामान्य जानकारी लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि का अर्थ क्या होता है। यहाँ जानने से जो यह वैचारिक शब्द है और पृष्ठभूमि शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। वैचारिक शब्द का अर्थ होता है विचार से संबंध रखने वाला, विचार मूलक या सैद्धांतिक। वैचारिक शब्द का क्या याद रखना है आपको, अर्थ याद रखना है। क्या होता है, विचार से संबंध रखने वाला, वैचारिक, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, वैचारिक अर्थात विचार होगा इसमें, विचार से संबंध रखने वाला, विचार मूलक या फिर सैद्धांतिक। ठीक, तो ये हो गया वैचारिक शब्द का अर्थ। आगे है पृष्ठभूमि शब्द। हम पृष्ठभूमि शब्द को पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि शब्द का अर्थ होता है, पृष्ठभूमि का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की भूमि। ठीक है, अर्थात जो हो गया, जो बीत गया, वो भूमि, पीछे की भूमि। आप इसे इतिहास भी कह सकते हैं। पीछे की भूमि लाक्षणिक अर्थों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का समग्र दायरे में चित्रण, चरित्र चित्रण, अवलोकन या प्रस्तुतिकरण ही उसकी पृष्ठभूमि होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृष्ठभूमि शब्द है इसका अर्थ होता है पीछे की भूमि। लाक्षणिक अर्थ में यहाँ व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, कोई घटना का आपके सामने दृश्य भी हो सकता है, और घटना में चरित्र चित्रण होगा, किसका, व्यक्ति का, अवलोकन किया जाना उसका, उस घटना का, प्रस्तुतिकरण, इसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो इन दोनों शब्द के अर्थ को पढ़ के हमने यह समझ लिया कि यह जो वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले, जो पीछे कुछ घटनाएं हुई है इतिहास में, उसमें से कुछ घटनाओं को हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, और सारी घटनाओं को नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया है उन्हीं घटनाओं को पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। नव जागरण की अवधारणा, यहाँ सिलेबस में दिया है नव जागरण की अवधारणा। तो नव जागरण की अवधारणा कहाँ से आई, यहाँ देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी जब भारत आजाद नहीं था, उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान, तो कुछ अन्य नवजागरण। आजादी के बाद के समय की यहाँ बात हो रही है कि उस समय को पुनर्जागरण भी कहा गया। कुछ आलोचकों ने इसे पुनर्जागरण काल कहा, कुछ पुनरुत्थान कहा कुछ ने, और कुछ ने नवजागरण। तो हम इस नवजागरण शब्द का अर्थ आगे पढ़ेंगे। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे हम इस नवजागरण शब्द को लेके आगे बढ़ेंगे। नवजागरण शब्द का अर्थ तो यहाँ देखते हैं, नए तरीके से जागना। नव जागरण अर्थात नए तरीके से जागना, इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। ठीक है, पहले भी हम जगे हुए थे, लेकिन अब जगने का जो दृष्टिकोण है बदल गया है। यहाँ जागने का अर्थ नींद से जागना नहीं है, यहाँ जागने का अर्थ हो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जागना, चेतना की दृष्टि से जागना, इसका अर्थ है। किंतु दृष्टिकोण अर्थात यहाँ पे विचारधारा में परिवर्तन होना, इसे को कहा गया है नव जागरण। यहाँ व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती है और ना ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इन्हीं शब्दों को उचित माना। ठीक है, आगे देखते हैं। नव जागरण एक विशेष प्रकार की
सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है। किसका दौर है? सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, अर्थात संस्कृतियां आपस में टकराती हैं। संस्कृति कैसे आपस में टकराती है? अलग अलग जाति धर्म के लोग जब आपस में टकराते हैं या आमने सामने होते हैं तो फिर वो संस्कृतियां आपस में टकराती है। संस्कृतियों का संक्रमण का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकरा कर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करती है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है उसमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। जब संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? संस्कृतियां पहले तो एक दूसरे से खूब टकराती है, फिर वो शांत होती है और एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाने लगती है और अपनी संस्कृति में जो बुराइयां है उन्हें पीछे छोड़ती है। इस प्रकार से क्या होता है? नव जागरण आता है, नया चेतना आता है, समाज में नया रास्ता दिखता है, नया बौद्धिक रूप से लोगों में क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है। तो इसी को नवजागरण कहते हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है कि नव जागरण दो संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती है। यही संपूर्ण संस्कृति प्रकृति समाज के इतिहास में नव जागरण कहलाती है। ठीक है, कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि यह कोटेशन किसका है। पहला नव जागरण, यहाँ पे हम दो नव जागरण को पढ़ेंगे तो पहला जागरण देख लेते हैं। पहला जागरण कब हुआ? मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी। इस्लामी जो धर्म था वो कैसा था? कट्टर धार्मिक थे बिल्कुल, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थे। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन नव जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियां पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती है, अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती है। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देती है। यहाँ पे तटस्थ होना अर्थात शांत होना। संस्कृतियां जब आमने सामने आती हैं तो पहले बहुत टकराहट होती है उसमें, फिर वो शांत होते हैं, तटस्थ होते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं, परिचित होते हैं और परिचित होने पर उसके बाद घुलने मिलने लगते हैं। तो ये पहला नवजागरण था। अब दूसरा जागरण देखते हैं। दूसरा नवजागरण कब आया? 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई, अर्थात जब देश गुलाम हुआ, जब विदेशी आक्रमण हुआ देश पे और देश गुलाम हुआ तो क्या हुआ? यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियां, अंग्रेजों की क्या है? अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। भारत किसका उपनिवेश बनता चला गया? ब्रिटेन का। मुगलों के प्रभाव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा व सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। पहले देश पर किसने आक्रमण किया था? मुगलों ने। तो मुगलों के आक्रमण से क्या हुआ था? भारत राजनीतिक परिस्थिति से कमजोर हो गया था, और जब भारत कमजोर हो गया तो उस कमजोरी का लाभ उठाया किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने। और उसका लाभ उठाते हुए क्या किया उन्होंने? देश को गुलाम बना लिया, बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। ठीक, आगे है अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म का प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हे समझने वाली अधिकारी आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का नया मार्ग मिला। जब अंग्रेज भारत में आए तो क्या हुआ? अपना जमीनी बंदोबस्त अर्थात हर जगह पे वहाँ अपनी जमीन होने का दावा कर रहा था,
कि ये हिस्सा हमारा है। इससे क्या हुआ, उन्होंने अपना विस्तृत स्थान बनाया और जो दूर दराज के गांव थे, बिल्कुल कटे हुए गांव थे भारत में, उनकी जड़ता टूट गई, वो एक दूसरे से जुड़ने लगे भारत में। और अंग्रेजों ने जो सड़क बनाया, जो रेल का आवागमन बनाया सामान को लाने ले जाने के लिए, उससे क्या हुआ, जड़ता टूटा और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में आई तो उससे क्या हुआ, यूरोपीय ज्ञान का क्या हुआ, भारत में प्रचार हुआ। भारतीय यूरोपीय ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में जानने लगे, समझने लगे और प्रगति का नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण, जब अंग्रेज आए उसके बाद क्या आया, भारत में प्रेस आया। तो प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा, विचारों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का द्वार उन्मुख हुआ। यहाँ नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी। जब प्रेस आया, जब शिक्षा मिली, जब आवागमन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह लोग आने जाने लगे, तो क्या है, लोगों में जागरूकता जगी, लोग अपनी जो मौलिक अधिकार है उनको जानने लगे, समझने लगे। फिर लोगों में संगठन की भावना उत्पन्न हुई, संगठित हुई लोग। संगठित होने के बाद उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाया, आंदोलन करने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से लोगों में जागरूकता आया और एक नव जागरण हुआ, उनका आत्मचेतस जागा और उन्होंने यहाँ आंदोलन किया। नहीं तो पहले उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जो नैतिक अधिकार है वहाँ क्या है, उन्हें कैसे लड़ना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आने का साधन नहीं था, तो इस प्रकार लोग बिल्कुल कटे हुए थे, दबे हुए थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। आगे क्या जागरण हुआ, भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने पर मजबूर किया। जो भारत समाज है, यानी भारत की जो रूढ़िवादिता थी व धार्मिक संकीर्णता थी, वो वह टूटा और उनका जो स्तर है वो बढ़ने लगा। आगे निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी। अर्थात वह इस प्रकार का शिक्षा भारतवासियों को दे रहे थे ताकि उनके उपनिवेश में, उनकी जो सामान यहाँ से विदेश में ले जाना चाहते थे, उनके लिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शिक्षित तो हो पर उनके नीचे काम करे। तो इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने दिया। तो वह प्रक्रिया हुआ, किंतु इन दोनों संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नव जागरण के माध्यम से विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नव जागरण के माध्यम से 19वीं सदी के में अभिव्यक्त हुई। कब अभिव्यक्त हुई? 19वीं सदी में। लोगों में नया भावबोध जगा, लोग अभिव्यक्त करने लगे अपनी भावनाओं को, फिर उनमें नया चिंतन आया, विश्व से वो धीरे धीरे जोड़ने लगे। लोगों का क्या हुआ, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा, भारत अन्य देशों के बारे में जानने लगा और क्या हुआ, वहाँ के लोगों के पास जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनके बारे में जानने लगा। फिर वो भारतीय अपने मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक हुए, चेतस हुए और फिर 19वीं सदी में क्या हुआ, नवजागरण हुआ। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। वस्तुतः प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर अपने विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को उसका लाभ मिला और वहां नवजागरण आया। तो बंगाल क्या हुआ, सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन हुआ, ठीक। उसके बाद वहां क्या हुआ, उनका, अंग्रेजों का जो पूंजीवादी संस्कृति है उसको समझने लगा, उनकी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा है, उनको जानने लगा, उनके जो साहित्य है उनको समझने पढ़ने लगा, उनके संपर्क में आया। आने के बाद क्या हुआ, उनमें चेतना जगी और फिर वहां नवजागरण हुआ। लोगों ने आवाज उठाई अपने अधिकारों के लिए। इस प्रकार नया जागरण हुआ, नया समय आया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे जो सुधार आंदोलन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। नव जागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान पर सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा।
यही कारण है कि भारत में नव जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। अगला, ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे। देखिए यहाँ जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, यहाँ किस पर केंद्रित थे? तो बुद्धि और तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व पूरी भावुकता पर नहीं। यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक सुधार है, तो धार्मिक शब्द देख के यहाँ ना समझे आपकी यहाँ आस्था पर केंद्रित थी, बिल्कुल नहीं। यहाँ बुद्धि और तर्क पर केंद्रित थी, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जाति की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जब लोगों में चेतना जगी तो वो अपने अधिकारों को जानने लगे, समझने लगे। तब वो समझने लगे कि यहाँ जो निम्न जाति जिस स्थिति में रह रहे, यहाँ क्या है, शोचनीय स्थिति है, नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक नया जागरण आया और इस सब का जमकर विरोध किया गया। आगे, जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसे स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वही निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी चलन था। भारत में इन सारी प्रथाओं का चलन था, जो बाद में धीरे धीरे चेतना आने के बाद लोगों में नया बौद्धिक स्तर पर विकास होने के बाद क्या हुआ, इन सब का विरोध किया गया और इन्हें बंद किया गया। सती प्रथा बहुत पहले से चला आ रहा था, बालिका शिशु हत्या और स्त्री विरोधी परंपराएं, निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण, और क्या था, बाल विवाह, दास प्रथा भी भारत में था। आदि प्रथाओं का क्या हुआ, चलन था, इनका विरोध किया गया बाद में। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थी, और ये सभी बुराइयां किससे जुड़ी हुई थी, धार्मिक संरचना से, अर्थात धर्म से। लोग धर्म का सहारा लेके ये सारी बुराइयां कर रहे थे। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। इन सभी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पे क्या है, धर्म के अधीन लोग नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से धर्म को परिवर्तन किया। धर्म में जो नियम लिखे गए थे उनमें परिवर्तन किया, दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। तो धर्म सुधारकों ने क्या किया, धर्म का मानवतावादी व उपयोगीवादी, ठीक, किसके उपयोग, मानव के, समाज के, तो उपयोगीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। संरचना बनाना इनका मूल उद्देश्य नहीं था, ढांचा बनाना इसका मूल उद्देश्य नहीं था। इसका मूल उद्देश्य था सुधारात्मक परिवर्तन करना, सुधार करना, लोगों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विविध कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। ठीक है, तो ये जो सुधार आंदोलन चलाया गया, समाज सुधार आंदोलन, इसमें क्या है, लोगों को जागरूक किया गया, सामाजिक कार्य किया गया, विविध कानून के माध्यम से सुधार किया गया। यहाँ पे विविध कानून भी बनाए गए और उसके माध्यम से सुधार लाया गया। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ सारा आप नोट जरूर कर ले। तो राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना गया। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया, राजा राममोहन राय ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। ठीक, तो पहले जो सती प्रथा था उसे समाप्त करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा में क्या होता, पति की मृत्यु के बाद पति को जब दाह संस्कार उनका किया जाता था तो उनके साथ ही स्त्री को भी उसी अग्नि में जला दिया जाता था। तो इसको समाप्त करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। और जब जलाया जाता था उसके बाद एक नया प्रचलन आया। क्या आया कि जो विधवा हो जाती थी, पहले तो इस लड़कियों की, स्त्रियों की बहुत कम उम्र में विवाह होता था, बाल विवाह होता था। बाल विवाह होने से क्या होता था, कम उम्र में अगर पति की मृत्यु हो गई, 10 साल, 12 साल, 14 साल, तो उन्हें जीवन पर्यंत विधवा के रूप में जीना पड़ता था। यहाँ भी एक प्रथा था, तो इसका भी विरोध किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और पुनर्विवाह का यहाँ पे इन्होंने क्या किया,
प्रथा स्थापना किया या फिर पुनर्विवाह को इन्होंने समर्थन किया, पुनर्विवाह का। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। उस समय धार्मिक संकीर्णता था समाज में, बहुत ही धर्म को लेकर लोग कट्टर हुआ करते थे। तो दयानंद सरस्वती जी हैं, दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। वह वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज किया। दयानंद सरस्वती ने किसको मान्यता दिया? वेद को। ठीक, तो वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को उन्होंने खारिज किया। आगे देखते हैं, इन्होंने नारी व निम्न जाति के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के अर्थात निम्न जाति के साथ जो अन्याय किया जाता था, उन पे जो अत्याचार किया जाता था, उनकी जो पीड़ाएं थी, उसके विरोध में आवाज उठाई। ज्योतिबा से आप जाति याद रख सकते हैं, ज्योतिबा बाई फुले जाति ऐसा करके याद रख सकते हैं जोड़ के। सभी समाज सुधारक, कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। ठीक है, तो ये जो बात है ये सभी समाज सुधारकों के लिए था कि सबने क्या किया? कर्मकांड का विरोध किया, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थन में खड़े रहे और सामाजिक अत्याचार का विरोध किया। आगे, भारतीय नवजागरण में से संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। किसने? राजा राममोहन राय ने। यहाँ भी लिखने लायक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि राजा राममोहन राय ने किसका सहारा लिया समाज सुधार के लिए? तो उपनिषद का। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का सहारा लिया। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का सहारा लिया। तिलक और गांधी ने गीता का। किसका सहारा लिया? गीता का। इनके आधार पर इन्होंने धार्मिक भेदभाव, उच्च नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि इनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तात्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। तो इस प्रकार धीरे धीरे समाज में क्या आ रहा था? नव जागरण आ रहा था, नया चेतना लोगों में जाग रही थी, लोगों के सोचने समझने की शक्ति में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, विकास हो रहा था। आगे, किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। किसानों की दुर्दशा अगर आपको समझना है तो आप प्रेमचंद के जो उपन्यास है वो पढ़ सकते हैं। उसमें किसानों की स्थिति को बहुत मार्मिक रूप से दिखाया गया है, समझाया गया है कि किस प्रकार किसानों का शोषण होता है। और फिर किसानों का शोषण केवल जमींदार अकेले नहीं करते हैं, कौन करता है? साथ में अंग्रेज सरकार कर के रूप में उनकी जो भी पूंजी होती है उनको धीरे धीरे वो ले लेते हैं। अर्थात जमीन का कर बहुत ज्यादा लेते हैं, उतना उनको आमदनी भी जमीन से नहीं होता है, खेत के उपज से नहीं होता है, जितना कर के माध्यम से लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है? शोषण किया जाता है। आगे, अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। अंग्रेजों ने भारत का शोषण कैसे आरंभ किया? आर्थिक रूप से। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। तो अंग्रेज भारत में क्या हो रहे थे? सामान्य लोगों के आगे अच्छा बन रहे थे कि हम आप लोगों का संरक्षण करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आप हमारे साथ रहिए, संगठित रहिए, और हमें जमीन का कर दीजिए, जल का कर दीजिए, नमक का कर दीजिए, सब चीज पर वो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। तो यहाँ जो मुखौटा वो पहना हुआ था अंग्रेज सरकार ने, इसे किसने उतारा? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज की नीति का पोल खोला। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नव जागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक
अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। किसने? कई संस्थाओं ने, जो क्या है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में एक भावना विकसित होने लगी नव जागरण की, गुलामी से मुक्ति की। और उसको और किसने विकसित किया? कई प्रकार की संस्थाओं ने, और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और उन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। तो भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई किन मूल्यों पर लड़ी गई, यह भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन अर्थों में क्या हुआ? लड़ाई लड़ी गई। आगे, इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। स्वतंत्रता समर अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इन आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन नव जागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। स्वदेशी की आंदोलन अर्थात स्वदेशी वस्तु अपनाने की जो मांग उठी थी, इसके माध्यम से नव जागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आजादी में नव जागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिनसे तर्क, वैज्ञानिकता, संदेशी राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में प्रस्थापित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। नव जागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। क्या था? अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय जनता का शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध क्या विद्रोह था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रवाद आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आरंभ में यह नवजागरण सामंतवादी विरोधी था, काफी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। अर्थात लोग फिर धीरे धीरे और ज्यादा समझने लगे, अपने अधिकारों को जानने लगे, और फिर उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया, उपनिवेशवाद का विरोध किया और गुलामी के भी विरोध में आ गए। और गुलामी के विरोध के कारण क्या हुआ? नव जागरण और भी विकराल रूप लेने लगी। तो आज के सत्र में, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। इकाई 4 का वैचारिक पृष्ठभूमि आगे के सत्र में बाकी पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए कुछ जानकारियों के साथ नए सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।